Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 9, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट. यस, यहाँ पर बच्चों 11 नाम लिखा हुआ है. नंबर जो है एनसीईआरटी की बुक के थोड़े से डिसअरेंज्ड है. ओके, तो आप लोग थोड़ा सा टेंशन मत लेना. ये 9 चैप्टर है हमारी जो बुक है उसमें. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अब तक हमने प्रीवियस जो भी क्लासेस पढ़ी थी, चैप्टर पढ़े थे, उसमें हमने किस किस चीज़ों पर डिस्कस किया था. उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ था. ओके, राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ था, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जनता थी वो सोच रही थी कि ब्रिटिशर्स ने अभी तक हम लोगों पर आधिपत्य जमाया, तो अब हमें सॉवेरियन जन बनना पड़ेगा, मतलब संप्रभु बनना पड़ेगा. संप्रभु का मतलब हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक दिन बिल्कुल गुलामी की मतलब जंजीरों में जकड़ जाएंगे. इसको ही हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं. देख लीजिए पेज नंबर 111 हिंदी की बुक में और इंग्लिश की में, दोनों की में सेम पेज नंबर है. इसी के सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं. अ nation in the making. Yes, it has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in the objective and methods. कि भाई जो कांग्रेस थी, अक्सर कहा जाता था कि मतलब पहले भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है कि पहले जो 20 साल पहले में जो कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से एक मतलब मीडियम मॉडरेट पार्टी थी. ठीक है, उसे मॉडरेट पार्टी ही बोला जाता था. और उसके बाद में ड्यूरिंग दिस पीरियड इज डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट हैड एडमिनिस्ट्रेशन. इट वांटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, गिव मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविजंस वेयर नन एग्जिस्ट. अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके दौरान जब मतलब पार्टी को क्या माना जाता था, एक मध्यम पार्टी माना जाता था, मध्यम मार्ग की पार्टी माना जाता था. तो इसके दौरान ही क्या हुआ, कांग्रेस ने सरकार और शासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें और गवर्नमेंट में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए बोला कि भाई जो भी इंडियन पोस्टेस है, इंडिया का मैंने एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें क्या करो कि आप लोग इंडियंस को भी इसमें जगह दो. और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, आवाज़ उठाना शुरू किया था. और कांग्रेस यह भी आग्रह कर रही थी या रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें भी आप लोग क्या कीजिए, भारतीयों को ज़्यादा जगह दीजिए, क्योंकि परिषद को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं. और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है, जिनमें लेजिस्लेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, उसमें ज़्यादा पावर दें. और उनको पावर देने के बाद में प्रोविजंस वेयर नन एग्जिस्ट, उनमें ज़्यादा जगह भी दी जानी चाहिए. किसको, भारतीयों को. इट डिमांड दैट द इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन, कि अच्छे ऊंचे पदों पर जो है गवर्नमेंट के, उन पर भारतीयों को पोस्ट मिले. फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन. और जिस तरीके से लंदन में जो सिविल एग्जाम्स होती हैं उसको इंडिया में भी कंडक्ट करवाए जाए, ना कि लंदन में ही होते रहे. द डिमांड फॉर इंडियन सेशन of the administration were part of the movement against racism, since most important job at the time were monopolized by white officials, and British generally assumed that Indians could be the गिवन पोजीशन फॉर द रेस्पेक्टिवली. अब देखो क्या होता था कि पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनमें क्या होता था, गोरे काले का भेद चलता था. तो उसमें क्या होता था कि सारी जितनी भी अच्छी पोस्ट होती थी वो किसको दे दी जाती थी, सारी की सारी ब्रिटिशर्स अपने अधीन ले लेते थे. और शासन व्यवस्था में क्या है, भारतीयकरण की मांग जो है नस्ल के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी कि भाई हम लोगों को भी इसमें अच्छी पोस्ट पर जो है सेटल किया जाए, क्योंकि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर केवल गोरे अफसरों का ही कब्जा होता था. और अंग्रेज जो है आमतौर पर यह भी मानकर चलते थे, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि वो भारतीयों की जिम्मेदारी जो होती है ना, भारतीय जो होते हैं वो जिम्मेदारी वाले पद को नहीं संभाल पा सकते हैं, क्योंकि उनमें अंग्रेज ही मानते थे कि उनमें ना दिमाग नहीं होता. और जबकि अंग्रेजों की सोच होती थी कि अगर उस पर अच्छी पोस्ट के जो लोग आ जाएंगे, भारतीय आ जाएंगे, तो एक उनको जो वेतन या सैलरी जो देनी पड़ेगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये लोग क्या करते थे, ब्रिटेन भेज देते थे. ब्रिटिशर्स जिनकी पोस्ट पर होते थे ना,
तो ये लोग सोचते थे अगर इंडियंस इनके पास में इस पोस्ट पर आ जाएंगे तो ये पैसा जो है हमारा ब्रिटेन में नहीं जा सकेगा, बल्कि कहाँ रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, भारत में ही। और भारतीयों की मांग थी कि जो भी जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो उसमें ना उसको अलग अलग कर दिया जाए और आर्म्स एक्ट को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, एक्सप्रेशंस की और फ्रीडम की, स्पीच की, उसकी क्या करनी चाहिए, हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो राइज्ड अ नंबर ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज। अब इस तरीके से क्या हुआ, जल्दी ही शुरुआती सालों में तो कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए, मतलब इकोनॉमिक्स जो मुद्दे होते हैं ना, जैसे पैसों के और उस तरीके के, वो भी बहुत ज़्यादा उठने लगे थे। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू द पॉवर्टी एंड द famines increasing in the land revenue had improved peasants and the jamidars and export the grain of Europe and the create food shortage। अब क्या होने लगा था, जब इस तरीके के उन्होंने मुद्दे उठाए थे तो उनका ये कहना था कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन की वजह से बहुत ही गरीबी आ रही है और अकाल पड़ रहे हैं, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं है, और ये जो रेवेन्यूज़ जो ले रहे हैं इससे पीजेंट्स और जमींदार जो है वो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, और उनको उनकी जो फसल होती थी, उनका जो क्रॉप होती थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनको रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था, जिससे उनके खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। और कांग्रेस की ये डिमांड थी कि जो रेवेन्यू है वो उसे कम कर दिया जाए, उसके अलावा क्या कर दिया जाए, जो आर्मीज़ के जो खर्चे हैं उसमें कटौती कर दो, और जो इरिगेशन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पैसा मिले, ताकि हम जो है प्रोडक्शन को ज़्यादा कर पाएंगे, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम लोग टैक्स वैसे ही दे देंगे। तो इस तरीके की डिमांड जो है कांग्रेस करने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने जो अभी मैं पहले इसको रीड करती हूँ फिर बताती हूँ कि इसके बाद में क्या हुआ। इट पास मैनी रिसोल्यूशन, मोर फंड इन द इरीगेशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, उसके बाद में क्या, एक नमक कर लगा दिया गया, और जो अब्रॉड में भारतीय मजदूर के साथ होने वाले जो बर्ताव थे उसमें भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले जो और भी लोग होते थे, है ना, सफरिंग द फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, कॉज बाय एन इंटरफेयर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनमें क्या जो मतलब काम कर रहे थे ना विदेशों में, वहाँ पर क्या भारतीयों की जो काम था उसमें फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने लगे, दखल अंदाजी करने लगे, जिससे उनको बहुत सारे मुसीबतें आने लगी वहाँ पर काम करने वाले लोगों को। इससे ये भी पता चलता है कि जो पढ़े लिखे और संपन्न लोग थे, जो एडुकेटेड संस्थाएं थी या इंस्टीट्यूशंस थे, प्रोफेशनल्स, वो भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह जमींदार उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल, मतलब जो कांग्रेस थी वो डिड नॉट टॉक ओनली द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप, बल्कि क्या कर रही थी, पुअर लोगों के साथ भी थी, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी थी, बाकी उसमें से जो है पुअर लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनके साथ भी ये लोग कांग्रेस जो है अपना काम कर रही थी। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस about the unjust nature of the British rule. They published newspaper, wrote articles and showed how British rule was the leading to the economic ruin and the country, criticized British rule in their speeches and sent representative of different parts of the country, mobilized public opinion. They felt and justice, so they would accept the just demand of Indians. What was necessary therefore was to express this demand and take the government aware of the feeling of Indians. अब इस तरीके से जो ये कांग्रेस थी, मॉडरेट जो हमारे यहाँ के नेता थे, वो जनता को ना ब्रिटिशर्स के अन्यायपूर्ण चरित्र, मतलब उनका खराब जो रवैया था उसके लिए बताना चाहते थे, अवेयर करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मीडिया के का सहारा लिया, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेख लिखे, स्लोगन्स लिखे, और ये साबित करने की कोशिश करी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो शासन है वो देश को इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, गरीब बना रहा है, पैसों से बिल्कुल गरीब बना रहा है। और उन्होंने अपने भाषण में, स्पीचेस में ब्रिटिशों की बहुत बुराई की, और जनमत के निर्माण के लिए, मतलब लोगों के अच्छे देश के लिए उन्होंने अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, है ना, और कहा कि जो भी ये मतलब मध्यम वर्ग को ये लगता था कि अंग्रेज जो है हमारी फ्रीडम को और हमारे जस्टिस के आदेशों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे कि अगर हमारी यहाँ की जुडिशरी का और इस चीज़ का, अगर जस्टिस का, फ्रीडम का अगर कुछ भी थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट करेंगे
तो वो लोग क्या कर लेंगे, हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अदरवाइज व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस। और मतलब इसलिए वे क्या मांग रहे थे कि कांग्रेस ये भी मानती थी कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, मतलब कि हमारी क्या फीलिंग्स है ना, वो तो हम जब तक ब्रिटिशर्स को नहीं बताएंगे तब तक क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो वो जब तक उस चीज़ पर फैसला नहीं लेंगे। इस तरीके से इंडियंस का मानना था। सेकेंड पॉइंट आता हमारा, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। अब देखिए कि जो यहाँ पर एक बात आई कि जो हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। अब इसको मैं थोड़ा रीड कर देती हूँ कि 1890 में जो बहुत सारे इंडियंस थे उन लोगों को, मतलब 1 मिनट पहले पढ़ लेती हूँ फिर बता देती हूँ, कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल करने लगे थे, कहने लगे थे कि भाई है ना इस तरीके से कि भाई ये क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, क्या पॉलिटिकल स्टाइल जो है कांग्रेस क्या अपना रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में के जो लीडर्स थे सच एज बिपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, जिनको हम लोग कहते हैं लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड द मेथड्स, इन्होंने क्या करा कि ज़्यादा से ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य पद्धतियों पर अनुरूप काम करने लगे। मतलब इन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हमारे आंदोलन है, जो मूवमेंट्स हैं, नेशनल मूवमेंट्स हैं, इनको हम लोग दूसरे तरीके से क्या करेंगे, चेंज करके और लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि जो फ्रीडम है वो हमको बर्थ राइट है, वो हमको जन्म से मिला है, इसलिए हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। अब देखिए, दे क्रिटिसाइज द मद्रास फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेयर्स एंड एम्पथाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलीजियंस एंड द कंस्क्रूटिव वर्क। दे आर्ग्यू दैट द पीपल मस्ट बी देयर ओन स्ट्रेंथ, not to be the good intention for the government, people must fight for the Swaraj. Tilak rise to the slogan freedom is my birthright and I shall have it. अब यहाँ पर ये था कि इन्होंने क्या कहा कि कुछ परिवर्तन और जो एम्स थे उसमें काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए, मतलब लोगों से रिस्पेक्ट किया, क्या किया, ये रिक्वेस्ट करके, और इन्होंने रेडिकल ऑब्जेक्टिव मेथड को अपनाया, नरम पंथियों की आलोचना करी और कहा कि आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता कामों के महत्व पर जोर दिया। मतलब कि अपने आप अपने सारे कामों को करो जिससे आप लोग आत्मनिर्भर बनोगे, तभी आप लोग फ्रीडम पा सकते हो। और इन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि ताकत पर भरोसा करना चाहिए। नेक इरादे तो क्या है कि गवर्नमेंट के ठीक है, अच्छे हैं, उसके आइडल है बहुत सारे, बल्कि क्या करना चाहिए, उनके काम पर, जो सेल्फ रिलीजियंस की बजाय उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क पर काम, मतलब विचार करना चाहिए। उसके बाद में ये भी बोला गया था लोगों को, मतलब उन जो लाल बाल पाल थे इन दोनों ने, कि लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ये स्लोगन लिखा हुआ आएगा और हुज टोल्ड, कि किसने कहा था, हिंदी में लिख देंगे कि भाई किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया था, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। फिर देखिए 1905 में वॉयसराय कर्जन ने बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन थे, विक्ट्री जो थे कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंक्लूड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उस समय क्या था कि जो बंगाल था वो ब्रिटिश भारत का बहुत बड़ा प्रांत था, और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस बंगाल के हिस्से थे। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्केव्स है ना, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए वो अपने फेवर के लिए ही ये काम करने लग गए थे। और इसलिए उसने डिवाइडिंग कर दिया बंगाल को, बट डिड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन। अब लेकिन इसका क्या परिणाम लिखना कि उन्होंने ये कहा कि इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी, किसको मिलने वाली थी, किसी को नहीं मिलने वाली थी। फॉर कन्वीनियंस ऑफ द रिप्रेजेंट क्लियरली इट वॉज क्लोज टाइड टू द इंटरेस्टेड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर एंड बिजनेसमैन। अब इससे क्या हुआ कि जाहिर सा है कि ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही था, है ना भाई। ब्रिटिशर्स जो भी काम करते थे वो अपने फेवर का करते थे, और अपनी मतलब ब्रिटिशर्स की जितनी भी पब्लिक थी उनके फेवर करते थे। तो इन लोगों का फेवर करने का यही एक उद्देश्य था कि इससे क्या होगा कि यहाँ के हमारे अंग्रेजी अफसर और यहाँ के जितने भी मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, इनको बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलेगा। इवन सो इंस्टेड टू रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस,
The government separated East Bengal and merged it to the Assam. Perhaps main British motives were the cultural and influenced Bengali politicians and the split of the Bengal people. अब क्या हुआ कि मतलब फ़ायदा किसका था? बंगाली उसका, ब्रिटिशर्स का, उनके व्यापारियों का था। लेकिन सरकार ने जो गैर बंगाली इलाके थे उनको अलग करने के बजाय उसके जो साउथ वाला भाग था, पूर्वी भाग जो था, नॉर्थ वाला, उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। और अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, क्योंकि ये जो तीनों उग्रवादी जो नेता थे, है ना, नेता जो थे, इन लोगों ने क्या कहा था कि जब तक इनका ही था मेन तो इनको मतलब हटाने के लिए इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने शायद ऐसा किया हो। फिर बंगाल का जब डिवीज़न हो गया, विभाजन जब हो गया था, तो गुस्से की लहर फैल गई पूरे देश में। क्या हो गया कि बंगाल को अलग क्यों किया गया? उससे क्या हुआ कि जो all sections of the Congress is the moderate and the radicals, as they may be called, opposite is large. They may have the called opposite. Large public meetings and demonstrations were organized. Non-method mass to be the protest and Alric Andhra for the institute is known as the Vande Mataram movement. अब इससे क्या हुआ बच्चों? देखिए कि बंगाल के विभाजन से देश में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गी और जो परिवर्तनवादी जो नेता थे कांग्रेस के, सभी बड़े धड़ों ने इनका विरोध किया सबने, और मतलब लोगों में आक्रोश फैल गया, जुलूस निकलने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, जनप्रतिनिधि के नए नए रास्ते ढूंढे गए कि भाई कैसे और इस संघर्ष को तेज किया जाए। और स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? इसको बंगाल में। आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था क्योंकि उसी का विभाजन हुआ था इसलिए, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसे आंध्र में क्या जाना गया था? वंदे मातरम के नाम से जाना गया था। अब देखिए, मैं इसे रीड नहीं करूँगी, मैं वैसे ही समझा दूंगी। तो जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसके अपोज में ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत इनकरेज हो गई थी। उन्होंने देखा कि अब हमारा जो है यहाँ पर काम नहीं चलेगा, तो स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और सहायता जो है स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए उन्होंने, परिवर्तन के जो नेता थे उन्होंने ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया और उस पर जोर दिया। कुछ लोग जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, रिवॉल्वेंटरी वायलेंस होने लगे तो उसके फेवर भी करने लगे थे। उसके बाद में जो ओपनिंग डिसाइड 20th सेंचुरी में हुआ था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में जो मुस्लिम्स जमींदार जो थे उन्होंने, मुस्लिम्स लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने नवाब परफॉर्म ऑल इंडियंस मुस्लिम लार्ज टू द डेक्कन इन 1906। उन्होंने क्या किया? एक गठन किया, मुस्लिम लीग का गठन किया और इसमें बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि भाई हाँ, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया है। उसके अलावा मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि मुसलमानों के लिए अलग से क्या किया जाए? निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए, मतलब वोटिंग उनकी सेपरेट कराई जाए और उसमें केवल और केवल कौन वोट देगा? केवल जो मुस्लिम्स है वही वोट कास्ट करे। फिर 1909 में सरकार ने ये बात को मान लिया। अब क्या होने लगा कि कुछ सीटें जो है मुस्लिम्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हो गई और उन्हें कुछ सीटों पर मुसलमान जो होकर चुनकर जाने लगे और इसमें राजनेता जो थे, पॉलिटिक्स जो थे, वो अपने रिलीजियस जो ग्रुप थे उसमें अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया, मतलब अलग अलग लोग अब रिलीजियस ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद में 1907 में कांग्रेस थोड़ी सी इनकरेज हो गई, मतलब टूट गई, स्प्लिट हो गई। तो मॉडरेट वर द अपोज टू द यूज ऑफ द बाइकॉट। अब उन्होंने क्या करा कि राजनीति के विरुद्ध जो है ये बहिष्कार होने लगे। इन लोगों का मानना हो गया कि बल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है, मतलब लोगों को एक चीज़ के लिए, किसी को तोड़ने के लिए। तो लोगों ने क्या करा कि कांग्रेस पर जो है सब एक होने की कोशिश करने लगे और तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कहा कि अब मैं इस पर काम करूंगा। तो दिसंबर 1915 में जो दो गुट अलग थे ना, मुस्लिम और ये वाले
हिंदू वाले ये क्या बन गए, फिर से एकता स्थापित कर लिए। और 1915 के अगले साल मतलब कि 1 साल बाद में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर सिग्नेचर हो गए। दोनों संगठन ने देश के प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हमारी यूनिटी से हमारे देश को, हमारे कंट्री को जो है यहाँ पर फ्रीडम करवाएंगे। अब नेक्स्ट आता है जन राष्ट्रवाद का उदय, जिसे कहते हैं मास नेशनलिज्म। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। बाय बाय।